निफ्टी ने आज 24,000 का गेन कर लिया फिर से और बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन फाइनली 24,000 के ऊपर बंद होने में सफल रहा। और कई सारे पॉकेट्स में अभी भी अच्छी खबरें आ रही हैं, कई पॉकेट्स में बुरी खबरें आ रही हैं, लेकिन कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रगल भरा दिन रहा, लेकिन 24,000 के ऊपर निफ्टी रिक्लेम करने में सक्सेसफुल रही। नमस्कार, मेरा नाम नीरज है। चलिए देखते हैं डिटेल में इवनिंग रिपोर्ट कैसे रही। तो बिग पिक्चर के तौर पे अगर आप देखना चाहें तो 24,000 का लेवल जरूर हासिल किया उसने, लेकिन बहुत डिफिकल्ट था उसके लिए हासिल करना। और वहां पे एक बड़ा रेजिस्टेंस उसने देखा, खास तौर पे चूंकि ऑटोमोबाइल्स के नंबर बहुत अच्छे आए हैं और क्रूड ऑयल नीचे है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई, तो मार्केट ने उसको सपोर्ट लिया। हालांकि करेंसी वीक हुई है, लेकिन मार्केट ने बहुत ज्यादा आज उस पर रिएक्ट नहीं किया। एफएमसीजी और ऑटो स्टॉक्स में रैली थी, लेकिन आईटी सेक्टर्स कंटिन्यूअसली मार झेल रहा है और आज भी उसमें बिकवाली देखने को मिली और काफी गिरावट के साथ वो बंद हुआ। रुपया करीब करीब 77 पैसे कमजोर हुआ है। 95.27, 95.28, 30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कच्चा तेल 72 के आसपास है और एफआईज ने आज भी 1140 करोड़ की बिकवाली की है। तो अब उनकी बिकवाली उतनी मैसिव नहीं दिख रही जिससे कि मार्केट में बहुत प्रॉब्लम हो, लेकिन ऑन द अदर साइड डीआईएस की बाइंग भी उतनी मैसिव नहीं दिख रही है। वो केवल उनके कंपैरिजन में आपको दिखेगा कि हाँ नंबर अच्छा है, वो 1,000 बेच रहे हैं तो वो 3,000 खरीद रहे हैं, बट स्टैंड अलोन बेसिस पे आप देखेंगे तो डीआईएस का नंबर उतना ग्रेट नहीं है। 140 पॉइंट की रैली बनी और निफ्टी मुश्किल से 24,005 पे एडजस्टेड पे बंद हो पाया। दिन के दौरान इससे भी ऊपर था तो और ऊपर जा सकता था, लेकिन गया नहीं। 500 में भी आप देखिए आधे % की रैली है और मिड स्मॉल माइक्रो कैप में बहुत ही नरम सी रैली थी, लेकिन ठीक है, पॉजिटिव है कह सकते हैं आप। तुलनात्मक रूप से बैंक वाले में 2 बैंक छोड़ दें तो बाकी में अच्छा प्रदर्शन था, बैंक निफ्टी अच्छी दिख रही थी। इंट्राडे में आप देखिए, जैसा मैंने कहा ना कि ऊपर तो गया वो, लेकिन दोपहर के बाद से फिर वहां पे सस्टेन नहीं हो रहा था, रेजिस्टेंस दिख रहा था। वहां पे कॉल राइटर थे, 24,000 पे ही कॉल राइटर हैं, तो थोड़ा और जोर अगर लगाते बुल तो शायद वो छोड़ देते इस आइलैंड को, लेकिन वो इस आइलैंड पे अभी भी मौजूद दिख रहे हैं। इंटरेस्टिंगली बैंक का भी आप देखेंगे तो बैंक में भी आज रिकवरी थी, लेकिन लास्ट आवर में उसमें भी थोड़ी सी निचले स्तर का लेवल देखने को मिला। फिर भी कंपैरेटिवली अभी भी आप ये मान सकते हैं कि बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो निफ्टी से बेटर क्यों, उसका रीजन है। देखिए 2-3 हिस्सों अगर आप निफ्टी को डिवाइड करें, एक बैंक, एक आईटी और एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में रिलायंस अकेला ही सबसे बड़ा दमदार प्लेयर है। तो ये जो 2 पॉकेट हैं आईटी की और बैंक के, इनके बीच में उत्तर और दक्षिण का रास्ता है। अब आप देखिए आईटी स्टॉक्स चल नहीं रहे हैं, लगातार प्रेशर है, तो जो उसके दिग्गज शेयर हैं वो इंडेक्स पे प्रेशर बनाते हैं। बैंक में तेजी होती है तो वो जिसको तो जीरो सम तो नहीं होता, लेकिन न्यूट्रलाइज कर देते हैं वो। अब प्लस पूरे बैंक के जो दिग्गज है वो भी सब नहीं चलते, कभी कुछ चलेगा कभी कुछ चलेगा, लेकिन आईटी में एक रूपता है, गिरते हैं तो सब गिरते हैं, चलते हैं तो सब चलते हैं। बैंक में ऐसा नहीं है, आधे चलेंगे आधे, जबकि 14 स्टॉक का इंडेक्स है, लेकिन कुछ चलते कुछ नहीं चलते। तो इसलिए निफ्टी को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है अपने लेवल्स को रिगेन करने और या वहां पे तेजी करने में, जबकि बैंक निफ्टी थोड़ा बेटर दिख रहा है। तो किसने खींचा, नहीं ऊपर नीचे कौन ले गया निफ्टी को, तो देखो इसमें साफ साफ आपको दिखेगा मदद कहां से आ रही थी। रिलायंस, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये है आपके सामने। एक्सेस और कोटक थोड़ा थोड़ा मदद कर रहे थे, चलो ऊपर ले जाओ। गिराने में इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, अब 4 बैठे हुए दिग्गज लोग और नीचे खींच रहे हैं, तो फिर यार इंडेक्स कैसे बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। आज एफएमसीजी बहुत बढ़िया चल रहा था, मे बी मानसून थोड़ा सा बेटर हुआ है रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र में, मुंबई इंक्लूडिंग, साउथ में कुछ कुछ जगहों पे काफी अच्छी बारिश हो रही है, तो हो सकता है मार्केट ने सेंटिमेंटल उसका गेन लिया हो। ऑटो इंडेक्स के नंबर्स बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छे नंबर आए, तमाम कंपनी जो अपने नंबर दे रही हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी रैली नहीं बनी ऑटो इंडेक्स में। तो बैंक में आप देखिए तो आरआईएल के बाद एसबीआई, एक्सिस, कोटक, ये सब मजबूती में यहाँ पर कर रहे थे।
अब एक मैं आपको ये चार्ट दिखाना चाह रहा था आईटी का। ये साफ दिख रहा है कि कितना भयंकर सेल ऑफ है। मैंने 2 साल का लिया है, 2 इयर्स हाई, यानी सितंबर 24 में जब हाई बना था तो मैंने वहां से लिया क्योंकि मार्केट वहीं से फॉल हुआ है। तो एग्जैक्टली 2 साल अगर आप देखें तो यहां से तो नहीं होगा एग्जैक्टली 2 साल, यहाँ से लेकिन लास्ट 2 इयर्स को अगर आप कंक्लूड करें तो ये थोड़ा और पीछे से ले लेगा। लेकिन हाईज को अगर आप देखें तो 2 ईयर का हाई कहां से था। टीसीएस 50% कमजोर हो चुका है, इन्फोसिस 38%, एचसीएल टेक 30% लगभग, विप्रो 35%, एलटीआई माइंट्री 35%, टेक महिंद्रा सबसे कम 7.5%। हालांकि उसको बाद में देखेंगे तो और ज्यादा दिखेगा, लेकिन हम 2 ईयर से ले रहे हैं। डिविडेंड यील्ड बड़ा अट्रैक्टिव हो गया, तो इसमें एक हमने शो भी किया था जिसमें सुनील जी ने कहा था कि अब तो ये डिविडेंड प्ले बन गए लगते हैं। देखिए ना कितनी गजब की डिविडेंड यील्ड है, 5, 5.5, 4, 4.5%, तो क्लोज टू 6% तक की डिविडेंड यील्ड है इसमें। 6.5% डिविडेंड यील्ड विप्रो में दिख रही है। लेकिन जिस तरह से पिटाई हो रही है, और मैंने बहुत सालों बाद टीसीएस का भाव 2000 के नीचे और इन्फोसिस 1000 के नीचे देख रहा हूँ। रफली आई कैन से 5 साल पहले प्री कोविड शायद इनके ये भाव थे, और आप 6 साल बाद आपको वही भाव फिर से देखने को मिल रहे हैं। तो टॉप आईटी कंपनीज में कंटिन्यूअस सेलिंग है। अब अलग अलग रीजन से हो सकती है अर्निंग होने वाली। तो अगला जो थर्सडे होगा, कल वाला नहीं, इसके बाद वाला थर्सडे 9 तारीख को, उस दिन टीसीएस के रिजल्ट आएंगे, वहीं से श्री गणेश हो जाएगा और मोटा मोटी अंदाजा लगने लगेगा कि आईटी की हालत क्या है। क्योंकि एक्सेंचर का जो बुरा हाल था, हमारे यहाँ जो केपीआईटी टेक नाम की एक कंपनी है, उसने जो अपना बिजनेस अपडेट दिया है, आज की पिटाई उनकी वजह से, और वो स्टॉक इटसेल्फ 15-17% गिरा है। तो बहुत बुरी हालत में टेक शेयर्स हैं, आईटी शेयर्स हैं इंडियन के। इसलिए मैंने कहा आज आपको थोड़ा सा 4-6 स्टॉक का कुछ परफॉर्मेंस दिखाया जाए। मल्टीपल्स भी आप देखिए, 14, 14.5, 13, 15, ये क्या चल रहा है। मतलब अभी आप कह सकते हो कि टेक महिंद्रा बहुत महंगा है। अगर मैं इसको देखूं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेक महिंद्रा गिरेगा, लेकिन 27-28 की मल्टीपल पे अभी भी टेक महिंद्रा चल रहा है। जो कि अगर आपको मान लीजिए किसी व्यक्ति को आईटी बहुत पसंद है और वो कह रहा है एआई वाई सब छोड़ो, मैं तो फंडामेंटल देखूंगा, केवल फंडामेंटल मतलब वैल्यूएशन देखूंगा, उस पर जाऊंगा, तो मैं टेक महिंद्रा में क्यों पैसे लगाऊंगा जब मुझे 13 के मल्टीपल पे इन्फोसिस मिल रहा है, 14 पे टीसीएस मिल रहा है, 16-17 पे एचसीएल टेक मिल रहा है, तो मैं 27 का टेक महिंद्रा क्यों खरीदूंगा। ऐसा कौन सा काम टेक महिंद्रा करता है जो ये 3 कंपनियां नहीं करती हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि टेक महिंद्रा गिरेगा, बट एनॉमली सामने आपके दिख रही है। एलटीआई माइंट्री भी काफी गिरने के बाद भी 21 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी आईटी में मुझे लगता है खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और चलेगा। एडवांस डिक्लाइन का आंकड़ा ठीक था, आज का बेटर था यहाँ पे। हालांकि मिड स्मॉल और माइक्रो कैप में बहुत बड़ी रैली नहीं थी, लेकिन फिर भी ब्रॉडर मार्केट ठीक दिखा। भी जब हम लोग वो देखेंगे हीट मैप, तो आप देखिए आज हरियाली ज्यादा दिख रही है। आज लाल और पिंक और मरून वाले कम है, ग्रीन ग्रीन ज्यादा दिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स में बेटर प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिला। 2283 शेयर मजबूत थे और 1991 कमजोरी के साथ बंद हुए। ये पूरे बीएससी एनएससी दोनों का डेटा है। नाउ सी द गेनर्स में कौन था। रियल एस्टेट में आज बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, 3.5% की रैली। ओबरा रियल्टी वगैरह काफी अच्छे प्रदर्शन कर रहे थे। एफएमसीजी भी आज चला। मैं इस वाले ग्राफिक्स को इसलिए आपको रोज दिखाता हूं कि अगर आप डेली शो को देखते हैं ना, तो आप देखो एक दिन ये चलता है, दूसरे दिन कल एफएमसीजी नीचे था, आज ऊपर है। ऑटो नीचे था, आज ऊपर है। ये ऊपर नीचे जो एक एक दिन का हो रहा है ना, इट शोज कि मार्केट कितना वोलेटाइल है। ये केवल कंसिस्टेंसी आपको आईटी में दिखेगी जो लगातार गिर रहा है। अब देखिए फार्मा भी आज गिर गया, पिछले 2 दिन से 3 दिन से चल रहा था, अब आज फार्मा भी कमजोर हो गया। तो मार्केट में ना ब्रॉडर अगर आप देखोगे तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, चाहे वो जो सेक्टर हो। ऐसा नहीं कि वो कोई सेक्टर या तो चल रहा है या स्टिक हो गया, रुक गया, नहीं गिर रहा है, लेकिन गिरना चलना मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। तो मार्केट में अनसर्टेनिटी, अविश्वास और ऊपर जाने की बहुत बड़ी ट्रिगर पॉइंट शायद अभी नहीं है। आईटी एक ऐसा है जो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। रियल एस्टेट एक दिन, कल रियल एस्टेट नीचे था, आज ऊपर आ गया। 1 जुलाई आज से शुरू हो गई, जुलाई का महीना।
आज 1140 करोड़ के एफआईज ने बिकवाली करी है और डीआईएस ने 3200 करोड़ की लगभग की बाइंग की, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। तो मैंने कहा ना, ये कंपैरेटिव नंबर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर दिखेगा, भाई उससे 3 गुना ज्यादा खरीदारी की है। लेकिन स्टैंड अलोन आप देखेंगे ना, तो नंबर कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अगर ये लगातार कंपैरेटिवली बाई कर रहे हैं, मतलब जब भी आप नंबर देखेंगे पिछले पूरे 15 दिन का, तो हमेशा डीआईएस ने बेटर किया है। डीआई एफआईआईज ने या तो कम बेचा है या कई बार तो खरीद भी लेते हैं थोड़ा बहुत, 200-300 करोड़। स्टिल मार्केट इज स्टक एट 24,000। 24,000 एक जैसा, मतलब बहुत ही पता नहीं क्या है उसमें, ऐसा तोड़ो निकालो लेकिन नहीं निकल रहा, वहां पे एक भयानक रेजिस्टेंस है। अब कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आज बुधवार हो गया ना, थर्सडे फ्राइडे, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और फिर फ्राइडे, 2 दिन हमारे पास हैं जब मौका है बुल्स के पास कि 500 पॉइंट खींचो, नहीं 500 तो कम से कम 24,300 के पार क्लोजिंग दे दो तो मजा आ जाएगा। अगेन आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए, सुबह हम लोगों ने डिस्कस की थी, क्या डिस्कस किया था? ऑप्शन डेटा कि 24,000 पे भयंकर कॉल रेटिंग है, यानी जाने नहीं देंगे बेयर्स वाले आसानी से, और एग्जैक्टली वही दिख रहा है। 24,000 के नीचे बहुत बड़ा रास्ता खुला था, तो बुल्स लगातार उसमें डर डर के ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन बेयर्स ने कोई एफर्ट नहीं किया। बेयर्स केवल अपने गढ़ को बचा रहे हैं, शॉर्टिंग नहीं कर रहे हैं। जिस दिन वो शॉर्ट करेंगे तो शायद गिर भी जाए, लेकिन रेजिस्टेंस बना के बैठे हैं। तो 24,000 पे भयानक मारकाट मची, लेकिन चलो आज के विनर बुल्स है, जीत गए, 24 के ऊपर बंद कर दिया, ठीक है 5 पॉइंट है लेकिन ऊपर तो गए हम। तो ये एक फैक्टर है। नाउ अदर एसेट क्लास में क्या चल रहा है? गोल्ड सिल्वर वही 4,000 के आसपास घूम फिर रहे हैं। ब्रेंट में भी सुबह के मुकाबले इस समय नरमी आई है, $72 के आसपास चल रहा है। बॉन्ड यील्ड ठीक है हमारी, और थोड़ी सी नीचे आई है, लेकिन डॉलर थोड़ा वीक हो गया है, मतलब डॉलर की तुलना में रुपया वीक हो गया है, 95.25 पे चला गया। और आज मजेदार बात की, मार्केट ने इसको एकदम नोटिस ही नहीं लिया, वरना दिन के दौरान ही ये गिरना शुरू हुआ था और एक झटके में 20-30%, टोटल अगर आप देखो तो 70-80% आज कमजोर हुआ रुपया, लेकिन मार्केट ने इस पर रिएक्ट नहीं किया। दैट्स गुड थिंग, मार्केट थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा था। अच्छा, जीएसटी का नंबर आ गया, हमने कहा नंबर आ ही गया तो डिस्कस कर लेते हैं। जीएसटी कलेक्शन जून महीने में 14% बढ़ के आया है, 1,95,000 करोड़, और इंपोर्ट रेवेन्यू 34% बढ़ा है। देख के नंबर बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन चलिए इसकी बारीकियां समझ लेते हैं। जून महीने में 1,95,000 करोड़ का जीएसटी साल दर साल है, लेकिन मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो फ्लैट है। फ्लैट देखिए, 1,95, 1,94, कुछ 100, 500, 600 करोड़ का ही डिफरेंस है मंथ ऑन मंथ में। अगर आप देखेंगे साल दर साल आप देखेंगे तो आपको ऊपर दिखेगा। तो साल दर साल इसलिए आपको ऊपर दिखेगा कि भाई साहब जीएसटी कट सितंबर में हुआ था, राइट? तो उसका इंपैक्ट है। तो मंथ ऑन मंथ हम नंबर देख रहे हैं तो हमको कोई ग्रेट नंबर नहीं दिख रहा है, पहला। दूसरा, जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस हैं वो 1,34,774 करोड़ है, जो साल दर साल 6.5% बढ़ के आए। इंपोर्ट का डेटा, यानी हमारा इंपोर्ट बहुत भयंकर बढ़ा है, 34% की ग्रोथ हुई है। इंपोर्ट महंगा हुआ है, तो जीएसटी में 60,000 करोड़ का जो 1,95 आप देख रहे हैं, इसमें 60,000 का कंट्रीब्यूशन इंपोर्ट का है। इंपोर्ट इज नॉट ए गुड थिंग। तो जीएसटी नंबर लेके बहुत जो खुश हो रहे हैं लोग, बड़ी बड़ी हेडलाइनें चला रहे हैं, भाई डिटेल में तो देख लो अंदर यार। अब फिर आदमी कहेगा कि आप बुरी बातें ही बताते हो यार, नहीं अच्छी बात तो मैं कैसे बता दूं? मैं आपके सामने वो तस्वीर रख रहा हूं जो नंबर्स बता रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का अगर आप जीएसटी को लेकर के खुश हो रहे हैं तो कोई ग्रेट नंबर नहीं है। पिछले महीने भी ऐसे ही था, 400-500 करोड़ का खाली डिफरेंस आया। और मंथ ऑन मंथ, साल दर साल इसलिए देखना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि बीच में जीएसटी कट का इवेंट था। सितंबर के बाद हम लोग साल दर साल देखेंगे, अभी तो आपको मंथ ऑन मंथ देखना चाहिए। तो मंथ ऑन मंथ ग्रेट नंबर नहीं है, और उस नंबर में भी बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका इंपोर्ट का है। इंपोर्ट कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती है, इसलिए जीएसटी नंबर में मुझे तो नहीं अच्छे लगे, किसी को लगे हो तो लगे हो, साफ आपके सामने नंबर दिख रहा है। तो जीएसटी से मार्केट को कोई खुशी उसी तो हुई नहीं है, ठीक है, आए गए हो गए। 2 लाख करोड़ का एक फिगर आपने देख लिया, और ऐसे नहीं कि पहली बार आया, इससे पहले कई बार, एक बार तो 2,40,000 करोड़ भी आया था। तो 2 नंबर्स आपको देखते रहने चाहिए। सितंबर के बाद हम लोग वाई वाई कंपेयर कर सकते हैं। टिल सितंबर, सितंबर में नहीं है, अक्टूबर तक, इम्पैक्ट तो अक्टूबर में आया था।
अक्टूबर के नंबर तक आपको सिर्फ मंथ ऑन मंथ जीएसटी ही कंपेयर करना चाहिए, वही एक सही तरीका होगा। तो खैर अब जो भी है, जो जिसको जैसे देखना हो देखिए, मेरा काम है कि आपको सच्ची तस्वीर दिखाना, बाकी सब प्रभु राम के हवाले है। नाउ व्हाट इज द समरी कि भाई इवनिंग मार्केट में हुआ क्या। तो इवनिंग मार्केट में आज की क्लोजिंग में अगेन दो चीजें फैक्टर आ रही कि एक तो मॉनसून का प्रेशर है, ठीक है मॉनसून थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है लेकिन अभी भी वो दबाव है, और दूसरा अर्निंग सीजन का एक डर तो है। अब मैंने आपसे सुबह की चर्चा में, शाम की चर्चा में कई बार ये बात बोलता हूं, कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग फिर बोल रहा हूं कि अर्निंग कॉल जो हमारी है Q1 की, वो डिस्काउंटेड नहीं है दोस्त, केवल खबर डिस्काउंट है कि हाँ अर्निंग कम अच्छी आएगी। केपीआईटी टेक ने एक केवल बिजनेस अपडेट दिया और स्टॉक ठोक दिया लोगों ने, बुरी तरीके से पीट दिया स्टॉक को, जबकि वो कल 5% गिर चुका था और आज फिर गिरा है वो। एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ कि आज केपीआईटी कितना गिरा है। सुबह हमने आपको ये अलर्ट किया था कि केपीआईटी टेक गिरी है, आज 17% गिरा है, 17%। इसको कहते हैं इम्पैक्ट। तो ये डिस्काउंटिंग की बकवास चलती रहती है ना अपने मार्केट में, नैरेटिव बिल्डर्स की, प्लीज बचिएगा उससे। 9 तारीख को टीसीएस का रिजल्ट आएगा, तो कितना डिस्काउंट है और कितना नहीं है ये हम देखेंगे। डिस्काउंटिंग क्या होती है इसको समझ लीजिएगा। लगातार पिछले 3 दिन से आईटी की पिटाई चल रही है, तो जो लोग ये बात कह रहे थे कि अर्निंग तो डिस्काउंट है अब क्या होगा, तो वो क्यों बेच रहे हैं, इसको डिस्काउंटिंग नहीं कहते, इसको कहते हैं प्री पोजिशनिंग। अगर अगले हफ्ते भी बुधवार तक गुरुवार तक इसी तरीके से आईटी की पिटाई होती रही, तो गंदे रिजल्ट आने के बाद भी हो सकता है आईटी ना गिरे, क्योंकि ऑलरेडी आपने 6 दिन बेच रखा है। इसको कहते हैं प्री पोजिशनिंग, इसको डिस्काउंटिंग नहीं कहते। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि अर्निंग सीजन का डर तो बैठ गया दोस्त। केपीआईटी टेक ने जिस तरीके से आज प्रदर्शन दिखाया है, बुरी तरीके से टूटा है 17%, और कल का भी 5% जोड़ लो, 22-23% 2 दिन में उड़ गए हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना करिए कि भैया रिजल्ट सडन इतने खराब ना आए, वरना लोग माफ करने के मूड में नहीं है। और जो स्टॉक बहुत रनअप में है, जो सेक्टर्स बहुत रनअप में है, अगर उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो बहुत बड़ी पिटाई हो सकती है, बी केयरफुल। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। 9 तारीख के पहले तो कोई बड़ा रिजल्ट है नहीं, 9 से शुरुआत होगी और 9 से लेकर के 28 जुलाई तक भयंकर बड़े बड़े रिजल्ट ऑलमोस्ट एवरीडे होंगे, तो हम लोग उन सबको देखेंगे। तो ये थी आपकी इवनिंग रिपोर्ट की पूरी चर्चा, और कल सुबह 6:55 पे मिलते हैं, देखते हैं कि अगले 10-12 घंटों में क्या डेवलपमेंट होता है, फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, ध्यान रखिए अपना, एंजॉय करिए, बहुत बहुत शुक्रिया।